Hello aspirants, welcome back. Let's start the mains question of percentage chapter. क्वेश्चन नंबर 1 आसान है. क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं. एनुअल इनकम ऑफ अरुण इज 6.24 लाख. ही स्पेंड 38 whole 6 by 13% of monthly income on food and rent, 12 whole 1 by 2% of remaining on gym, 14 whole 2 by 7% of remaining on clothing, and 75% of remaining invested in mutual fund. If he kept remaining amount after all expense as cash with him, then find how much cash Arun have after 1 year. ओके, क्वेश्चन तो ये भी आसान है, बस इसमें फ्रैक्शन है जो थोड़ी सी, बाकी तो और कुछ नहीं है इसमें. एनुअल इनकम कितनी है? 6.24 लाख. मंथली इनकम का वो इतना परसेंटेज करता है. ठीक है, तो मंथली इनकम की अगर बात करें इसकी, तो ये 6.24 लाख है, तो हमने इसे 12 से डिवाइड किया और ये हमारा आया 60 और 2, यानी कि 52,000 हमारी मंथली इनकम आई है. तो 52,000 का अगर वो रेंट पे कितना करता है, फूड और रेंट की बात करें तो फूड एंड रेंट 38 होल 6 by 13%. इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में. 13 8 जा 104, 494. ओके, 5/13. 5/13 इसका 5/13 वो फूड और रेंट पे करता है खर्च. ठीक है, 4 5 जो 20, यानी कि 20,000. ठीक है, फिर उसके बाद उसने बोला रिमेनिंग जिम पे करता है, तो इसका रिमेनिंग यानी कितना हो गया, ये 32,000 रिमेनिंग बचा, जो कि जिम पे वो कितना करता है, 12 होल 1 by 2, यानी कि 1 by 8 किस पे, जिम पे, यानी कि 4,000, यानी कि 32 में से 4 गई 28,000 रिमेनिंग. ओके, 14 होल 2 by 7% ऑफ रिमेनिंग ऑन क्लोथिंग. ठीक है, क्लोथिंग पर वो 1 by 7 करता है, यानी कि 32 में से 4 गई 28 का वो कितना करता है, 1 by 7 क्लोथिंग पे. तो यानी कि 4,000 वो क्लोथिंग पे करता है, यानी बचा कितना फिर 24,000. फिर उसने बोला हाँ 75% ऑफ रिमेनिंग इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड. रिमेनिंग ये था 24,000 और 75% वो करता है, यानी कि 18,000 वो इन्वेस्ट करता है, और बचा हमारे पास कितना फिर 6,000 वो कैश की तरह रख लेता. और देन फाइंड हाउ मच कैश अरुण हैव आफ्टर 1 ईयर. ठीक है, तो 1 साल बाद मंथली इतना बचता है कैश, और 1 साल बाद पूछा है, यानी कि 72,000 हो गया. हम इसे वैसे भी कर सकते थे, हम जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इसे 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि उसने हमसे कैश पूछा है 1 साल बाद. मतलब अगर हम सीधा एनुअल भी निकाल लेते, क्योंकि परसेंटेज जो उसका खर्च हो रहा है, जितना भी परसेंटेज फूड और रेंट और जिम पे उसका खर्च हो रहा है, वो हर महीने उतना ही खर्च हो रहा है. तो अगर हम इसको यहाँ से 12 से डिवाइड ना भी करते और डायरेक्टली निकाल देते, मतलब कि इसको हम ये 5/13 ये 6.24 का ही निकालते, तब भी वही आंसर आता, डायरेक्ट 72,000. वही हुआ, हमने स्टार्टिंग में 12 से डिवाइड किया और बाद में 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसने एनुअल पूछा था. Okay, let's move to the next question. Mr. Shah's monthly income is 54,550. In an entire year, he spends 32% of his annual salary on groceries, 12% on equipment repairs, 10% on servant, and half of remaining amount is invested in fixed deposit. What is the amount invested in by him in fixed deposit? ये भी सेम क्वेश्चन है, और कितना 32%, यानी कि ये कितना हो गया हमारा 4 8 जा और 8 अपॉन, यानी कि ये 25 हो गया. फिर उसके बाद 12% इस पे करता है, 10% इस पे. सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है. फिर वही क्वेश्चन है, भव्या स्पेंड 25% ऑफ हिज मंथली सैलरी. हमें वही लेके चलना है, फ्रैक्शंस निकालनी है, और उसके बाद हमें यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन ले लें 1/4, 1/5, 1/6, 1/2. ठीक है, और उसको मतलब उसका एलसीएम लेके देख लो कि वो कितने से हमारा हो रहा है डिवाइड. तो हम उसको भी वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको 100 मान लो कि 100 से इतना. लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप फ्रैक्शंस का एलसीएम लेके वो टोटल अमाउंट निकाल लोगे ना, तो वो ईजिली कट जाएगा, और क्वेश्चन फिर वहाँ पे
लेकिन यहाँ पे मंथली सैलरी दे रखी है, तो डायरेक्ट कर लो 20,000 का इतना खर्च किया और 20,000 का 20% फिर इतना, उसके बाद रिमेनिंग में से इतना। तो यहाँ पे तो खैर दे रखा है, तो हमें फ्रैक्शंस का निकालने की ज़रूरत नहीं है कि उसका डिजिट लेट करके चलो, उसका अमाउंट लेट करके चलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी मंथली सैलरी दे रखी है, तो सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लगा कि इसमें नहीं दे रखा सैलरी, लेकिन सैलरी दे रखा है। A mixture of milk and water contains 80% milk. X liter of mixture is taken out and replaced with water. Find the value of X if final concentration of milk in mixture is 50% and initial quantity of mixture is 80 लीटर। ठीक है, स्टार्टिंग में मिल्क हमारे पास था 80% और यानी कि वाटर हुआ 20%, और x लीटर हमने निकाल दिया मिक्सचर का और हमने उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया। हमें x की वैल्यू निकालनी है और फिर पूछा है कि अगर फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन है मिल्क का मिक्सचर में वो है 50%, ओके, यानी कि बराबर बराबर। मतलब पहले उसने कहा कि 80 लीटर मिल्क था स्टार्टिंग में, मिल्क और वाटर की उसमें रेशियो थी 4:1, यानी कि टोटल था 5, ये टोटल था 5 यानी 16 गुना, यानी कि ये 16 4 जा 64 और वाटर हुआ 16। ठीक है, यानी 5 टोटल था, यानी टोटल किसके बराबर, इसके बराबर। एक की वैल्यू 16 यानी 16 4 जा 64, मिल्क वाटर हो गया 16। अब उसने बोला कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में जो मिल्क और वाटर होगा वो हमारा है 1:1, राइट। अच्छा, लेकिन बराबर अगर उसने मिक्सचर जितना निकाला है उतना ही वापस अगर डाल दिया है तो 80 लीटर तो यहाँ पे भी होगा, राइट। और उसने पूछा है ये बराबर बराबर, यानी कि ये 40 और ये 40, यही होगा ना, क्योंकि बाद में उसने ये थोड़ी बोला है कि मिक्सचर घट गया या बढ़ गया। उसने ये बोला मिक्सचर जितना निकाला उसकी जगह उतना पानी डाल दिया, यानी मिक्सचर हमारा 80 लीटर ही रहेगा। और मिल्क का उसने बोला कॉन्सेंट्रेशन 1 हो गया, तो यानी दोनों बराबर बराबर है 40-40। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे वाटर 16 है और वाटर यहाँ पे 40 है, यानी कि वाटर आपने रिप्लेस कितना किया है, वाटर कितना डाला है 24। अगर आपने 24 वाटर डाला है तो इसका मतलब मिक्सचर भी इतना ही रिप्लेस हुआ था, तो 24 लीटर आपने, ये x की वैल्यू हो गई जो आपने मिक्सचर रिप्लेस किया। आई होप क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Manu invested 13% of his monthly salary in the FD and 12% in PPF. 3/25 of the remaining amount spent on clothing, 3/11 remaining amount spent on food, 5/12 of remaining spent of education, or half of remaining amount is invested in scheme which offer 10% SI, from which after 5 years he gets 16,800 amounts. Find the amount invested in FD and PPF together. ठीक है, मनु ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया अपनी सैलरी का FD और PPF 13% प्लस 12%, मतलब कि पूरा 25% इन्वेस्ट कर लिया। हमने माना कि जो उसकी सैलरी थी, टोटल मंथली सैलरी थी, वो थी, हमने माना 100%, राइट। इसमें से वो 25 कर चुका है, तो रिमेनिंग जो बचा वो 75% बचा। ठीक है, रिमेनिंग 75% बचा। उसने बोला रिमेनिंग अमाउंट का वो 3/25 क्लोथिंग पे इन्वेस्ट करता है। ठीक है, क्लोथिंग की अगर बात करें तो वो रिमेनिंग का यानी कि 9 इन्वेस्ट करता है, तो ऑब्वियस बचा कितना भी है 66। अब ये बचा 66, अब वो बोलता है वो 66 जो रिमेनिंग बचा यानी 66 उसका वो फूड पे इन्वेस्ट करता है, यानी फूड 75 में से 9 गए 66 का वो फूड पे इन्वेस्ट करता है 3/11 यानी कि ये हुआ 18। अब उसने बोला फिर से रिमेनिंग का यानी 66 माइनस 18, यानी कि ये हमारा हो गया है 48 बचा, और 48 का वो करता है 5/12 एजुकेशन पे। एजुकेशन की बात करें तो 48 का 5/12 यानी कि ये 20 इन्वेस्ट करता है एजुकेशन पे। तो अब बचा कितना हमारे पास रिमेनिंग हमारे पास बचा, यानी कि ये बचा हमारे पास 28। इसका भी वो हाफ यानी कि -14, यानी कि 14 वो किस पे इन्वेस्ट कर रहा है, वो स्कीम पे एक इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, वो एक स्कीम पे इन्वेस्ट कर रहा है जो उसको 10% पे, स्कीम पे इन्वेस्ट किया 10% पे और 5 साल के लिए। ठीक है, और उसको टोटल अमाउंट मिल रहा है 16,800। यहाँ से तो सिर्फ इंटरेस्ट निकलेगा, तो इसलिए मैंने प्रिंसिपल भी ऐड किया, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। तो ये हमारा आ गया
यानी कि 21 यूनिट्स हमारा किसके बराबर है, 16800, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 800। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन एफडी एंड पीपीएफ टुगेदर, और मैंने यहाँ बताया एफडी और पीपीएफ में हमने 25% इन्वेस्ट किया था, यानी कि ये हमारा कितना हो गया, 100 यूनिट की वैल्यू, और इसका 25% यानी कि 1/4, यानी कि उसने एफडी और पीपीएफ पे किया 20,000 इन्वेस्ट। आई होप क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर शॉपकीपर हैज़ 12 किलोग्राम ऑफ प्योर राइस and 4 kilogram of impure rice. He mixes both type of rice, but 4 kilogram of the mixture gets spoiled. Okay, if he again mixes 4 kilogram of impure rice to the remaining mixture and professes to sell rice at a profit of 20% on cost of pure rice. Okay, then what is actual profit or loss percentage if cost of impure rice is 40% of cost of pure rice? Okay, वो कह रहा है कि प्योर राइस 12 किलो, 4 किलो इम्प्योर राइस, दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों को जब मिक्स किया तो 4 किलोग्राम ऑफ द मिक्सचर गेट्स स्पॉइल्ड। ठीक है, ठीक है। फिर उसने इम्प्योर राइस दोबारा मिक्स किया। ठीक है, यानी उसने कितना कर दिया, टोटल 20 किलोग्राम हो गया उसका उस हिसाब से। लेकिन सीपी वो कितने का ही लगा रहा है, 16 का ही लगा रहा है। और वो बोल रहा है कि चलो मैं ऐसे बताती हूँ, हम लिख के करते हैं, एक स्टेप वाइज करते हैं, फिर क्लियर होगा। हम चलते हैं इसे, सीपी ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ प्योर राइस, हमने माना वो 1 रुपये, मतलब 1 किलोग्राम का 1 रुपये। और उसने बाद में पूछा, उसमें बाद में बताया है कि इफ़ कॉस्ट ऑफ इम्प्योर राइस इज़ 40% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्योर राइस। मतलब इम्प्योर राइस अगर मैं बात करूँ, सीपी ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ इम्प्योर राइस, तो वो कितना है 0.4, क्योंकि 1 रुपये अगर है इसका सीपी तो उसका 40% होगा इम्प्योर राइस का, तो ये 0.4 हो गया। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं सीपी ऑफ 12 किलोग्राम प्योर राइस, कितना हो गया 12 रुपये हो गया। ठीक है, 12 रुपये, 1 रुपये के हिसाब से 12 रुपये हो गया। प्लस उसने ऐड किया, उसने बोला 4 किलोग्राम उसने क्या किया है, इम्प्योर राइस। ठीक है, उसने बोला 4 किलो, जब उसने मिक्स किया तो 4 किलो मिक्सचर बेकार हो गया, तो उसने फिर से 4 किलोग्राम इम्प्योर राइस ऐड किया। ठीक है, यानी उसने टोटल कितना इम्प्योर राइस ऐड कर दिया, 8 किलोग्राम। ठीक है, 8 किलोग्राम ऐड किया, और कितने रुपए के हिसाब से, 0.4 के हिसाब से। तो ये हमारा कितना हो गया 12 + 32.10, यानी कि ये आ गया हमारा 50.2। ठीक है, अच्छा वो 4 किलोग्राम तो ये मिक्सचर खराब हो गया था ना, लेकिन तो इस हिसाब से जो सीपी आया टोटल वो कितने किलोग्राम का है, 16 किलोग्राम का आया, 16 किलोग्राम राइस का आया ना सीपी। क्योंकि भाई 4 किलोग्राम तो वो देखो जब ऐड करेंगे, पैसा ऐड करेंगे तो हम पूरा ही ऐड करेंगे, लेकिन मिक्सचर खराब हो गया है। जो हमने 20 किलोग्राम मिक्सचर मिलाया उसमें से 4 किलोग्राम खराब हो गया, तो वो निकलेगा तो 16 किलोग्राम का ही ना। ठीक है, 16 किलोग्राम राइस का जो हमारा सीपी आया वो आया 15.2। ठीक है, अब उसने बोला एसपी की बात करें, 16 किलोग्राम राइस की एसपी की बात करें अगर, तो उसने बोला यहाँ पे, अब यहाँ पे पढ़ो, प्रोफेसेस टू सेल राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट ऑफ प्योर राइस। उसने बोला कि वो ढोंग कर रहा है, कि उसने बोला कि जो कॉस्ट ऑफ प्योर राइस है ना उसका सिर्फ 20% ही ज़्यादा उसने प्रॉफिट लिया है। ठीक है ना, उसने उसका सिर्फ 20% कमाया उसने एज अ प्रॉफिट, यानी कि 12, उसने ये बोला कि ये जो 12 आपने लगाया, अब उसने यहाँ पे 4 किलोग्राम इम्प्योर राइस मिलाया, लेकिन हम उसने क्या बोला, प्योर राइस का प्राइस, प्योर राइस का, यानी ये 16 किलोग्राम उसने बोला वो प्योर है, यानी 4 रुपये, ये 1 रुपये के हिसाब से। यहाँ पे हमने प्योर राइस का प्राइस 1 रुपये था ना, और उसने बोला है कि वो ढोंग करता है कि वो प्योर राइस के प्राइस पे प्रॉफिट निकाल रहा है, यानी 16 किलोग्राम राइस का जो प्राइस हुआ उस हिसाब से, प्योर राइस के हिसाब से वो 16 रुपये हुआ। ठीक है,
प्लस 20%, उसने बोला कितना ले रहा है ज़्यादा, वो 20% ऑफ 16, यही ले रहा है ना वो, 20% ऑफ 16। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 20%, ये 16 प्लस 3.2 यानी कि 19.2। उसने ये बोला कि वो इतना ले रहा है 19.2। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट SP माइनस CP, यानी कि हमारा 19.2 माइनस 15.2, यानी यहाँ हमारा आ गया प्रॉफिट 4। प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, किस पे निकालते हैं हम, CP पे निकालते हैं। 15.2 इंटू 100, पॉइंट हटाया, यहाँ 0 हो गया, और ये हमारा 8 19 ज़ा 8 5 ज़ा यानी 500 बटे 19% हो गया। आई होप क्लियर हुआ। फिर वही क्वेश्चन है, एनुअल इनकम, समीर का वही क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप कर लेना, आसान है। चलो, Aman started a shoes manufacturing company. Manufacturing cost of each shoes is rupees 500 and raw material cost is rupees 300 and transport cost of rupees 100 if company manufactured 150 shoes in first order and sold 50% of shoes on half of its cost price, then find on how much percent above is CP. Above CP should be remaining shoes sold to get 50% of profit on total cost, 15% प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करी अमन ने। ठीक है, उसने बोला मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी हर एक शूज़ की 500, रॉ मटेरियल कॉस्ट था 300 और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट था हमारा 100 रुपये। मतलब टोटल जो CP निकल के आया एक शू का वो आ गया 900। अब उन्होंने बोला कि हमको ऑर्डर मिला 150 शूज़ का और जिसमें हमने 50% यानी कि 75 शूज़ हमने कॉस्ट प्राइस पे बेच दिया, मतलब कि 900 पे ही बेच दिए, और जो बचा 50% 75 वो हमने 50% प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट, मतलब अगर टोटल कॉस्ट था 900 उसका 50% और ऐड किया, वो हमने 1350 पे बेचा। मैं यहाँ पे हम इसको लिख के करते हैं। देखो, हमें ये पता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट और हमारा ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 100, मतलब अगर टोटल CP की बात करें हम तो वो आया हमारा 900 रुपये के हिसाब से। ठीक है, चलो ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमें 150 शूज़ का ऑर्डर मिला, तो हमने जो 50% शूज़ हैं, मतलब 75 शूज़ हैं, वो हमने बिल्कुल CP के हाफ प्राइस पे बेच दिए। मतलब जो 75 शूज़ हैं, देखो एक CP, देखो अगर हम बात करें CP ऑफ 1 शू तो वो हमारा आया 900। ठीक है, अच्छा पहले हम ये देख लेते हैं कितना परसेंट प्रॉफिट बोल रहा है, 50% प्रॉफिट बोल रहा है वो, ओवरऑल 50% प्रॉफिट पे बेचना है हमें, यानी CP ये रहा SP, प्रॉफिट की रेशियो बोल रहा है 1/2, मतलब CP 2 है तो SP क्या हुआ 3। ठीक है, तो एक हमारा अगर ये 450 पे जाता है तो ये भी 450 पे जाएगा, यानी ये आ गया। अगर हम SP की बात करें, शू के 1 SP की बात करें, SP ऑफ 1 शू की बात करें अगर, तो वो कितना आया 1350, राइट। अच्छा ठीक है, 1350। अब वो कह रहा है कि हमने, मान लो 2 शूज़ का क्या हो गया SP 2700 हो गया। ठीक है, 2 शूज़ का 2700 हो गया। अच्छा, तो 2 शूज़ का जो SP आया वो 2700 हो गया, लेकिन इनमें से एक शूज़, देखो मैं ना यहाँ पे 150 शूज़ लेके नहीं चल रही हूँ कि 75 से मल्टीप्लाई किया, उधर बाकी 75 को 1350 से मल्टीप्लाई, वो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। परसेंटेज ही तो निकालिए, परसेंटेज चाहे 1 का निकालो और चाहे 100 का निकालो, परसेंटेज तो उतनी ही आएगी ना, उतने ही उस पर आएगी। तो हमको सिर्फ परसेंटेज से मतलब है, इसीलिए मैं यहाँ पे शूज़ लेके चल रही हूँ। देखो ये 2 शूज़ हैं, अब ये 2 शूज़ का SP है, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है ये 2 शूज़ का SP है, उसमें से एक शू उसने बेचा है, इसमें से एक शूज़ का जो प्राइस है जो बेच रहा है वो, उसने क्या बोला, उसने बोला कि वो कॉस्ट प्राइस का हाफ पे बेच रहा है। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था एक शू का 900, लेकिन उसने बेचा बोला उसके हाफ पे बेचना है, यानी कि 450। ठीक है, तो 2700 में से 450 गई, 1350, मतलब वो दूसरे शूज़ का जो SP आएगा वो आया
1350, मतलब एक शूज़ का जो ये बोल रहा था 50% ऑफ 50% ऑफ शूज़ जो मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं उसको हमने हाफ ऑफ सीपी पे बेचा है, तो ये तो उसका प्राइस आ गया 450 एक शूज़ का। तो 2700 टोटल हमारे पास अगर एसपी था और 450 उसने एक शू बेच दिया, तो बचा हुआ दूसरा शूज़ जो बाकी जो अदर 50% बचे हैं उसका एक का आया 1350। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 1350, ओह मैंने क्या लिख दिया, ये 2250, सॉरी गलती से लिख दिया बाय मिस्टेक, 2250 है ना, ये आ गया हमारे पास 2250। ओके, अब हमको बोल रहा है कि कितना हमारा प्रॉफिट हुआ। सीपी कितना था हमारे पास, सीपी था हमारे पास 900, और देख रहे हो कि हमने कितने पे बेच रहे हैं, बाकी 2250 पे बेच रहे हैं, तो हमने कितना ज़्यादा बेचा, 1350 पे ज़्यादा बेचा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 1350 अपॉन 900 इंटू 100, ये कट गया, ये आया हमारा 150% हमें फ़ायदा हुआ। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, हालांकि ये इतना कोई वो नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। हमारा सीपी था 900, एक शू का हमारा सीपी निकला 900। ठीक है, उसने बोला था हमें ना उसने बोला कि 150 शूज़ का हमें ऑर्डर मिला है, और जिसका 50% हम हाफ ऑफ सीपी पे बेचेंगे और बाकी का 50% हम कॉस्ट प्राइस के 50% से कॉस्ट प्राइस का 50% ज़्यादा बेचेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट यानी कि 1/2, यानी कि CP 2 SP 3, यानी CP अगर 900 है यानी 450 ज़्यादा गुना है तो SP भी उतना ही होगा। तो SP की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई, 1350 आ गई। ठीक है, अब उसने बोला, मैंने यहाँ दो शूज़ का SP क्यों निकालो, क्योंकि हमें पता है कि उसने बोला कि एक 50%, मतलब एक शू उसने बेचा हाफ ऑफ CP पे, यानी अगर टोटल 2700 था तो एक उसने बेचा 450 पे। ठीक है, तो बाकी जो बचा वो 2250 पे बेचा ना उसने, बाकी के शूज़ 2250 में बेचे, और बाकी CP कितना था हमारा शू का, 900 था, तो उसने कितना ज़्यादा बेचा, 1350 पे ज़्यादा बेचा, तो 1350 अपॉन 900 इंटू 100, ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। अब आप लोग क्या करते हैं कि ना, वही जैसे हम बचपन में करते थे कि 150 शूज़ हैं, तो अच्छा आधा उसने हाफ ऑफ CP बेचा, मतलब 75 मल्टीप्लाई करते, फिर वो बहुत बड़ी डिजिट से निकल के आती, फिर उसके बाद 75 को आप बाकी के SP से मल्टीप्लाई करते, फिर उन दोनों को प्लस करते, तो वो बहुत कैलकुलेशन लेंदी हो जाती। तो थोड़ा सा स्मार्टली हमने खेलना है, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है, तो हम एक का निकाले प्राइस या 100 का निकालें, बात एक ही आएगी। आई होप क्लियर हुआ, नहीं आए तो आप फिर से रिवाइंड करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पार्टी Sameer mixed two type of liquids in a glass. Type A liquid contains 35% of rum and type B liquid contains 40% of rum. Sameer takes 6 ml from type A liquid and 4 ml from type B liquid. Then find percentage of rum in the glass. इसको हम एलिगेशन से कर सकते हैं। देखो एलिगेशन में देखो परसेंटेज दी हुई है, ये A और ये B, ये 35% बोला है उसने और ये 40% बोला है। उसने बोला मैंने कुछ इनका ना रेशियो से मिक्स किया, 6 ml मैंने लिक्विड A से लिया, रेशियो यहाँ पे आती है नीचे, और 6 ml मैंने लिक्विड A से लिया और 4 ml मैंने B से लिया है। ठीक है, यहाँ पे नीचे रेशियो आती है, ये अगर परसेंटेज ये परसेंटेज अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो वो परसेंटेज यहीं पे आएगी। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर हम प्रॉफिट लेते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किस पे आता है, CP पे आता है, और दोनों में से कितना, इसका कितने पार्ट का रेशियो लिया, इसका कितने पार्ट का रेशियो लिया, वो यहाँ पे आता है। ठीक है, इसको कैंसिल किया मैंने तो ये 3:2 की रेशियो में आया। तो आप इसे चाहे ऐसे कर लो, 35 3 जा 35 से 15, ठीक है, 105 + 80 और इन दोनों का सम से डिवाइड कर दो 185, तो यहाँ पे 37 आ गया। चाहे इसको करो, यहाँ इन दोनों का जितना भी डिफरेंस होता है वो इन दोनों के रेशो के बराबर रखते हैं टोटल के, मतलब इनका डिफरेंस अगर 5 है और इनका टोटल 5 है तो 5 को 5 के बराबर रखा, एक यूनिट की एक वैल्यू है, यानी कि 1 3 = 3 और 1 2 = 2, यानी कन्फर्म ये 3 और 2 ही होगा। तो 40 में से 3 गई, 37 यहाँ कर सकते थे, और ये 40 में से 3 गई, 37 कन्फर्म हो रहा है, और 37 में से 35 गई, 2 कन्फर्म हो रहा है, यानी कि यही वैल्यू होती है। चाहे तो इसको ऐसे कर देते 35 × 3 + 40 × 2 अपॉन सम ऑफ रेशियोज, तो ये आ गया 37। तो उसने हमसे यही पूछा था कि कितना परसेंटेज
हमारा रम का ग्लास में है, अगर हमने दोनों का इतना इतना पार्ट मिलाया तो। ठीक है। बैंकर्स अड्डा स्टार्टेड इट्स पब्लिकेशन विद द 1500 DI बुक्स. प्रिंटिंग कॉस्ट पर बुक इज 125. पैकिंग कॉस्ट पर बुक इज 15 rupees and shipping cost per book is 40 rupees. If 50% of books sold on half of total CP, then find on how much percent above should be remaining books sold to get 20% on total outlay. देखो सेम क्वेश्चन है ये, अब वही 1500 है, इनका मतलब 1500 बुक्स हैं हमारी, इनका CP यहाँ से निकाला, जैसे बिल्कुल 9th क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल एज इट इज आप ये क्वेश्चन करके देखना, ये आपका ऐसे ही निकल जाएगा और फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। 12th क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है, कर लेना, फिर आपको इससे कंफर्म भी हो जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन आया समझ में या नहीं आया। Question number 13. A shopkeeper has two types of rice. Type 1 of rice is 20% costlier than type 2. He mixed these two types of rice in some ratio and marks the price of mixture 10% above the cost price of type 2. On selling the whole mixture, he earns a profit of 100 by 43%. Find out the ratio in which type 1 and type 2 rice are mixed. इसको हम एलिगेशन के मेथड से करते हैं। देखो दो टाइप के राइस हैं, एक फर्स्ट है एक सेकंड है। उसने बोला सेकंड वाले से ना ज़्यादा कॉस्टलियर है फर्स्ट वाला, और भी कितना ज़्यादा कॉस्टलियर है 20%, यानी कि ये इतना हो गया। अब वो बोल रहा है अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी CP की बात करी, यहाँ पे भी CP की बात करी, तो आप यहाँ पे भी CP की ही बात करोगे, दोनों को मिक्स करने के बाद CP कितना है। लेकिन हमें उसने दे रखी है परसेंटेज, ठीक है, 100 by 43% बोल रखा है। और एक चीज़ और कही है, दोनों को उसने बोला दोनों राइस को जो मिक्स किया हमने और प्राइस जो हमने रखा वो 10% अबव रखा, कितना CP का, टाइप 2 का 10% अबव, ठीक है। अच्छा 10% उसने क्या रखा, अबव रखा, तो अगर 10% अबव रखा टाइप 2 का, यानी कि टाइप 2 कितना था हमारा 100 था, ठीक है 100 था, और उसने बोला कितना हम CP रख रहे हैं, 10% अबव रख रहे हैं, तो यहाँ हम इसे ऐसे करते हैं, तो CP कितना है 10% अबव रखने पे, SP कितना है 110। अच्छा SP अगर 110 है और उसने बोला प्रॉफिट इतना है 100 by 43, यानी कि अगर इसको हम ऐसे करेंगे, एक आटा तो ये 1/43, यानी कि अगर CP और SP की रेशियो की बात करो तो CP हमारा 43 और SP हमारा 44, तो वो कह रहा है कि ये तो SP इतना है लेकिन यहाँ पे इतना है, तो यानी 44 वैल्यू कितनी आई है, हमारे SP की वैल्यू कितनी आई 110/44, और CP निकालना है तो इंटू 43। देखो मैंने एक बार दोबारा बताती हूँ, उसने बोला दो टाइप के राइस मिक्स किए हैं, और जो हमारा फर्स्ट वाला राइस है ना वो 20% कॉस्टलियर है सेकंड वाले राइस से, ठीक है, ये 100 हो गया, ये 120 हो गया, चलो ठीक है। दोनों को मिलाने के बाद वो कह रहा है जो हमने मार्केट प्राइस रखा ना, वो मार्केट प्राइस रखा हमने, जो हम बेचने के लिए हम मार्केट प्राइस रख रहे हैं, वो हमने इसका 10% ज़्यादा रखा। मतलब वो कह रहा है कि आपने ना 110 रखा, लेकिन हमें तो CP चाहिए ना, यहाँ पे CP थोड़ी है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस थोड़ी है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है। ये आपने 110 रखा है बेचने के लिए और प्रॉफिट आपको इतना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इतना, यानी 1/43। अगर 43 CP है और 44 SP है और SP की वैल्यू आपको इतनी दे रखी है, तो यहाँ से हमारा CP निकल जाएगा ना। अगर नहीं भी क्लियर हो रहा है ना, तो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस भी करेंगे और मिक्सचर एंड एलिगेशन भी करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो मैं आज ही दूंगी, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और मिक्सचर में तो ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। CP और SP 43 और 44, यहाँ पे इस 44 की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 44/110 है तो इंटू 43 कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ना CP की, तो ये आ गया यहाँ पे 110/44 इंटू 43। इसको अगर कैंसिल किया 11 10 जा, 11 4 जा, 2 2 जा और 2 5 जा, तो ये हमारा आ गया 215/2 CP हो गया। अब ये हमने इधर इसको माइनस किया तो ये आया हमारा लगभग 25/2, और 100 - 215/2 ये हमारा आया 15/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 5 सा, ये 3 सा, तो 3:5 में दोनों को मिक्स किया। आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये आसान है। ABCD परचेज अ रेस्टोरेंट फॉर ₹56 लाख। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ BCD टुगेदर इतना है, एक ए से ज़्यादा
ए का 460% है इनका कंट्रीब्यूशन, ए से डी का बी के कंट्रीब्यूशन से इतना है, और ए बी डी के कंट्रीब्यूशन से सी का 40% है। ठीक है, चलो ऐसे करते हैं इसको। चलो वो पहले क्वेश्चन कह रहा है, हम ऐसे करते हैं, ए बी सी डी की बात हो रही है, तो बी सी डी ने जितना कंट्रीब्यूट किया, ए का 460% है। अगर मतलब ए इतना है तो इसका 460% हो गया ये, इसे अगर हमने रेशियो में निकाला तो ये हो गया 23/5। फिर उसने बोला कि ए सी डी, ठीक है, ए सी डी बी के कंट्रीब्यूशन से 366.66। अब देखो 366.666, आपको ये परसेंटेज दिख रही है जानी पहचानी, ठीक है, 2/3, और ये 300 यानी 3 + 2/3, 3 3 जो 9, 2/11 यानी 11/3, यानी ए सी डी 11 है तो बी 3 है। ठीक है ना। अब उसके बाद फिर उसने बोला कि कंट्रीब्यूशन ऑफ सी 40% ऑफ दैट ऑफ ए बी डी। चलो ये ए बी डी और ये हो गया हमारा सी। सी का 40% है, सी इज 40% दैट ऑफ ए बी डी। ठीक है, सी इज 40% ऑफ दैट ऑफ ए बी डी। 40% यानी कि 2/5, तो सी 2 हो गया और ए बी डी 5 हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो जरा, इनका टोटल 28, इनका टोटल 14 और इनका टोटल 7। यार कंट्रीब्यूशन इनका ये जो टोटल है वो तो बराबर ही आना चाहिए ना, लेकिन है नहीं बराबर, तो इसको बराबर कर दो। 7 4 जा 28, 14 2 जा 28, तो 28 28 28 बराबर हो गया। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे भी करो। अच्छा अब जरा देखो डी की कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने पूछे, ए बी सी डी। ए का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 5, बी का कॉन्ट्रीब्यूशन 3 2 6, सी का कॉन्ट्रीब्यूशन 2 2 4, और टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था यहाँ पे 28। 6 5 11 4 15, तो ये कितना आया हमारा, एक मिनट कुछ गलती करी मैंने, 2 2 जा 4, 11 2 जा, अच्छा हाँ ये 7 4 जा है ना, तो ये 2 4 जा, यानी कि सी का कॉन्ट्रीब्यूशन 8 है। 8 से 14 5 19, यानी कि डी का कॉन्ट्रीब्यूशन 9। ठीक है ना। अच्छा उसने हमसे पूछा द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय डी। अच्छा टोटल अमाउंट की देखो, टोटल अमाउंट कितना था 56 लाख था, लेकिन यूनिट यानी 28 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करती है 56 लाख को, यानी एक यूनिट की वैल्यू है 2 लाख। ये कितना है 9 यूनिट, तो इस डी ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया 18 लाख। आई होप क्लियर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।